friends, welcome to my YouTube channel Greno Academy, changing the way of learning. I hope आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो साइंस क्वेश्चन सीरीज का 10वां वीडियो है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपके लिए अवश्य फायदेमंद होंगे। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वे 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और उस क्वेश्चन से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है? प्रकाश कैसी होती है? डुअल नेचर की होती है। डुअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, एक होती है वेव और एक होती है पार्टिकल। वेव का एग्जाम्पल है विवर्तन और व्यतिकरण, जबकि कण प्रकृति कौन सी होती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? आइंस्टाइन के द्वारा। एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, जबकि आइंस्टाइन द्वारा 1905 ईस्वी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया गया था, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जबकि 1915 ईस्वी में आइंस्टाइन द्वारा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत दिया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आइंस्टाइन के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का डिस्कवर किया गया था और 1905 ईस्वी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया गया था और 1915 ईस्वी में आइंस्टाइन ने ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। और हाँ, प्रकाश की द्वैत प्रकृति को किसने दर्शाया था? प्रकाश की द्वैत प्रकृति को डी ब्रॉगली ने। उन्होंने कहा था प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, एक होती है वेव प्रकृति और एक होती है पार्टिकल यानी कण प्रकृति। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्रकाश की कण प्रकृति किसको दर्शाता है? प्रकाश का विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। जबकि विवर्तन और व्यतिकरण ये प्रकाश की कौन सी प्रकृति को दर्शाता है? तरंग प्रकृति को। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रकाश की चाल सबसे अधिक वैक्यूम में यानी निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश यानी अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे किसी भी माध्यम में चल सकती है, जैसे निर्वात, गैस, तरल, ठोस, किसी में भी चल सकती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जबकि साउंड यानी ध्वनि, साउंड यानी ध्वनि, ध्वनि यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे है। ध्वनि केवल माध्यम में चल सकती है, ठोस, द्रव, गैस, परंतु निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। यानी ठोस स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड ये लगभग होती है 6000 मीटर पर सेकेंड। जबकि स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड ये लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, गैस में ध्वनि की चाल होती है लगभग 340 मीटर पर सेकेंड। वायु क्या है? वायु एक प्रकार की गैस है। वायु में ध्वनि की चाल होती है 340 मीटर पर सेकेंड। कि बरसात के मौसम में बिजली की चमक पहले दिखाई पड़ती है और उसकी आवाज, ध्वनि बाद में। वायु में ध्वनि की चाल वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। यानी प्रकाश की चाल वायु में कितनी है? यह है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि ध्वनि की चाल हवा में कितना होता है? यह होता है 340 मीटर पर सेकेंड। तो देख सकते हैं कंपेयर करके
कहाँ 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड और कहाँ 340 मीटर पर सेकंड। तो बरसात के मौसम में बिजली की चमक सबसे पहले हमें दिखाई देता है, फिर बाद में उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। तो इस क्वेश्चन से जुड़ी इतनी जानकारी थी जिसे हमने आपसे साझा करने की कोशिश किए हैं। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश की वेग को सबसे पहले रोमन ने नापा था। प्रकाश के वेग को सबसे पहले प्रयास तो किया था गैलीलियो ने नापने का, लेकिन ये असफल रहे। लेकिन रोमन ने बताया कि प्रकाश की चाल हवा में 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। आइंस्टाइन के द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिया गया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था और न्यूटन को तो आप भली भांति जानते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोटोन एक मूलभूत इकाई है। फोटोन एक मूलभूत इकाई है प्रकाश का, यानी प्रकाश मिलकर बना होता है फोटोन नामक कणों से। प्रकाश क्या है? एक चुंबकीय तरंगे है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना होता है। एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है, 1 फोटोन एनर्जी, ये होती है h म्यू, E इक्वल टू होता है h म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है? म्यू है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, E एनर्जी है, और h क्या है? h है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? ये होता है 6.6 इंटू 10 टू पावर -37 जूल सेकेंड। एक फोटोन कण की एनर्जी होती है, ये होती है E इक्वल टू h म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और h क्या है? h है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, यानी प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक यानी h की जो मान होती है, ये होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर -37 जूल सेकेंड। तो इस पॉइंट को आप नोट कर रखिएगा। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्वेत प्रकाश के इसके घटकों में विभाजित होना कहलाता है। ऑप्शन है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन या ट्रांसमिशन। तो श्वेत प्रकाश के इसके घटकों में विभाजित होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। मान लिया जाए एक प्रिज्म है, जब इस प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश भेजा जाता है तो कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? 7 रंगों में। और 7 रंगों में विभाजित हो जाना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट या स्पेक्ट्रम कहलाता है। यह श्वेत प्रकाश है। मान लिया जाए आपको समझाने के लिए हम यहां से कलर ले लेते हैं, यानी ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। विबग्योर मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट यानी अल्ट्रा वायलेट। ये होती है दृश्य प्रकाश, ये विजुअल लाइट होती है, ये स्पेक्ट्रम विजुअल लाइट। और इसकी तरंगदैर्घ्य होती है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? रेड की, ये होती है 7800 एंगस्ट्रॉन के आसपास, और वायलेट की होती है 3900 एंगस्ट्रॉन के आसपास होती है। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वर्ण विक्षेपण। यानी जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का
वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। विजुअल लाइट की सबसे तरंग दैर्घ्य किसकी कम है? वायलेट की, और सबसे ज्यादा किसकी है? रेड की। रेड की सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होने के कारण ये ज्यादा नहीं मुड़ती है, जबकि अल्ट्रा वायलेट यहाँ देख सकते हैं सबसे नीचे है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉन के आसपास। तो इस क्वेश्चन से जुड़ी इतनी जानकारी थी। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रवर्धन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह ऑप्शन डी दोनों कोण हमेशा असमान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा ही परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कोण आई यानी एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर आपस में बराबर होंगे हमेशा। मान लिया जाए यहां पे एक समतल दर्पण है, कोई किरण दर्पण पे आके टकराती है और फिर वापस उसी डायरेक्शन में चल जाती है, तो इन दोनों के बीच में एक लंब डाल देते हैं हम, अभिलंब, यानी ये एंगल आर होगा और ये एंगल आई होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ये किरण कौन सी होगी? आपतित किरण होगी, और दर्पण से टकराने के बाद वापस जा रही है तो ये परावर्तित किरण होगी, और ये है अभिलंब। और ये कौन सा दर्पण है? ये समतल दर्पण है। यानी परावर्तन के नियम ये कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्पण के चिकनी सतह से परावर्तन को कहा जाता है। ऑप्शन नियमित, अनियमित, विसरित या फ्यूज्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दर्पण के चिकनी सतह से परावर्तन को कहा जाता है नियमित यानी रेगुलर, रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। मान लिया जाए एक ऐसी सतह है जो बहुत ही चिकनी है, तो यहां से किरण आपतित होगी तो इस परावर्तन के बाद इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक ऐसी किरण इसके समांतर अगर दर्पण से आगे टकराएगी तो इसके समांतर ही रिफ्लेक्ट होगी, यानी ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो इस सतह से आएगी जिस एंगल से, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये सतह चिकनी है और चिकनी सतह पे रेगुलर यानी स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर सतह चिकनी नहीं होगी तो क्या होगा? प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए यानी नियमित रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए सतह कैसी होनी चाहिए? बहुत ही चिकनी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब एक वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यानी दो समतल दर्पण है और एक दूसरे के कैसे रखे हुए हैं? एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। मान लिया जाए दो समतल दर्पण है जो एक दूसरे के कैसे रखे हुए हैं? समांतर रखे हुए हैं। मान लिया जाए कोई वस्तु है जो इन दोनों दर्पणों के बीच रखा हुआ है। दो समतल दर्पण अगर एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, उन दोनों के बीच में कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जब एक वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत बनेगा। मान लिया जाए दो समतल दर्पण है जिसे थीटा एंगल पे रखा जाता है, तो इन
दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ये होगी 360 अपॉन थीटा, यानी 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। प्रतिबिंबों की संख्या यानी नंबर ऑफ इमेजेज। मान लिया जाए दो दर्पण है, समतल दर्पण, और एक दूसरे के कितने एंगल पे रखे गए हैं? 40 डिग्री पे रख दिए जाते हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? नंबर ऑफ इमेज होगा, ये होगा 360 डिग्री बटे 40 -1। तो ये कितना आ जाएगा? 9 - 1 बराबर 8। लेकिन यहाँ पे 8 क्या है? ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या होगी तो उसमें हम एक और माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? 7। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जिसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कभी भी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। तो इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। ऑप्शन बी है, पार्श्वीय रूप से व्युत्क्रमित होता है। या ऑप्शन सी, दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। या ऑप्शन डी, यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जानने से पहले हम समतल दर्पण के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लिया जाए एक समतल दर्पण है, मान लिया जाए कोई वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इस समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। जितने दूरी पे यह वस्तु रखी गई है उतने दूरी पे भी इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर मान लिया जाए कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेलोसिटी से आ रही है, तो उसका प्रतिबिंब यानी इमेज इसके डबल स्पीड से इस दर्पण की ओर आएगा। तो आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है, यानी ये सही है। यह पार्श्वीय रूप से व्युत्क्रमित होता है, ये भी सही है। यह दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर वस्तु दर्पण के सामने होती है, ये भी सही है। यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये गलत है। अगर दर्पण के सामने LR अगर हम तो इसका इमेज बनेगा RL, यानी पार्श्वीय क्या है? इन्वर्टेड है, मतलब प्रतिबिंब तो वास्तविक होगी नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन डी। यानी ये सही, सारे ऑप्शन सही हैं समतल दर्पण की प्रॉपर्टी से, लेकिन ये गलत है। और इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था कौन सा सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जिसे हमने आपसे साझा करने का कोशिश किया है। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में और भी हम ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के इस क्वेश्चन का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा, कि कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आपको यह भी पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ग्रेनो एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।